सभी अधिसूचनाएं रद्द होने के बाद योगी सरकार ने उम्मीद के मुताबिक इस दिशा में कदम और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुए मत्स्य विकास मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की चर्चा के बाद ये तय हुआ कि प्रदेश सरकार जल्दी ही मझभार समूह की उपजातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 18 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने की राजनीति अभी जारी रखी है। कहा जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार जल्द ही इन 17 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा दिलाएगी। अगले मानसून सत्र में विधानसभा के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी भी है। जाहिर सी बात है, यूपी की सत्ताधारी पार्टी भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लेने से कैसे चूक सकती है, क्योंकि यूपी में 13% आबादी वाली इन जातियों के आधार पर बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। अब सवाल उठता है कि पिछले 17 सालों से चल रहे इस मामले को यूपी सरकार कैसे हल करेगी, कैसे ओबीसी की इन पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल कराएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में 13% आबादी वाली इन जातियों पर बड़ा दांव चलने की तैयारी में है, क्योंकि इन जातियों को 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शिल्पकार जातीय समूह को अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिया गया। इसके लिए तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने 16 दिसंबर 2013 को अनुसूचित संविधान आदेश 1950 को ही रीसर्कुलेट किया। उसी जाति समूह में केवट भी है, वहां आज भी उसी आधार पर प्रमाण पत्र बन रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक विकल्प ये भी है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मझुआर और भरकी जातियों को ठीक से परिभाषित करके सभी राज्यों के उनकी सभी उपजातियों को एससी के दायरे में शामिल करने के लिए अधिसूचित कर दिया जाए। कारण ये है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में पहले से हैं। शायद यही कारण है कि सरकार ने हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया था। सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि नोटिफिकेशन रद्द हो जाए, आगे की कार्रवाई में कोई कानूनी अड़चन न रहे। अगर मामला कोर्ट में लंबित होता तो फिर सरकार को इंतजार करना पड़ता। यूपी सरकार इस मसले को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुलझाना चाहती है। यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को लगभग 13% वोट है। इसी वोट बैंक के लिए पिछले 17 सालों के इन्हीं एससी कैटेगरी में शामिल करवाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। आशीष बलिदानी है, नेता है जेडीयू से। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक द्विवेदी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अवधेश उपाध्याय, सारा खेल सब कुछ जानबूझ के, मतलब जानते तो थे ही आप लोग कि भाई ये संभव नहीं, जब तक हम इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, वहां चर्चा नहीं होगी, कोई मसला नहीं आएगा, तब तक ये ओबीसी वाले एससी में नहीं आएंगे। बावजूद इसके ये मामला पेंडुलम की तरह लटका रहा। ये आपकी सरकार रही हो, बीएसपी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, सब लोग सपने दिखाते रहे, लेकिन अब आप लोग एक कदम और आगे बढ़ाकर इसको फिर से जीवित रखना चाहते हैं, इस मसले को। क्या ये 2024 की तैयारी के लिए सब कुछ है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, देश का सर्वांगीण विकास होना। और ये विकास तभी संभव हो सकता है देश में या राज्य में जब इसके लिए राज्य सर्वोपरि भाव रखने वाले लोग सरकार में हों।
वही लोग सत्ता में वही लोग जो पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए हैं, उनका विकास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जिनको आटे का ही पता नहीं होता, इस तरह की ठोस पदार्थ है, क्योंकि उन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने परिवार से मतलब है, अपनी जेब भरने से मतलब है, अपने पूरे खानदान से मतलब होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में है और केंद्र सरकार में भी आप देख रहे हैं। जो योजनाएं आज की तारीख में आ रही हैं, सबसे ज्यादा गरीबों के लिए आ रही हैं, ताकि जो अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है वो भी अपनी गरीबी से। अवधेश उपाध्याय, जो भी सरकार रही हो और जो भी योजना लाई हो वो गरीब के लिए लाई, मसलन गरीब तक वो मामला पहुंचा नहीं पहुंचा योजना का लाभ वो अलग विषय है, लेकिन सब गरीब के लिए लाते हैं। आशीष बलिदानी, बिल्कुल पहुंचा। आशीष बलिदानी, भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया भाई उत्तर प्रदेश में। अब ये मामले को लेकर जा रहे हैं केंद्र सरकार के पास और वहां सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद ये जो अब तक जिसको लेकर सियासत चली आ रही थी, सियासत चरम पर थी, हर कोई ये कहता था भाई पिछड़ों को हम साधने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, लेकिन अब तो भाजपा साध ले जाएगी। देखिए, यूपी में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। आज पूरे देश में जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा गौन हो चुका है, और अब लोकसभा चुनाव निकट आने को है और इन लोगों के पास आम जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। ना तो रोजगार की बात करते हैं, ना इस प्रकार से पलायन जो कि उसकी बात करते हैं, ना कल कारखाने लगाने की बात करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। जब चुनाव आता है तो कैसे आम जनता को इन बातों से दूर किया जाए, कैसे जो मूलभूत बातें हैं उन बातों से ध्यान भटका दिया जाए, ये भाजपा का एजेंडा में शामिल है। और इस बार पूरे देश की जनता ने कमर कस लिया है कि इस प्रकार के सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये सरकार ना तो देश का विकास कर रही है, ना आम जनता का विकास कर रही है। भाई वो जा रहे हैं अब ओबीसी को एससी में करने, आप लोग करें जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब यहाँ तो मामला सेट हो ही जाएगा। जो आशीष बलिदानी, मेरा सवाल शायद समझे नहीं आप, नहीं करेगी आशीष बलिदानी, मेरा सवाल आप समझे नहीं। ठीक 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 ठीक, अवधेश भाई रुको। आलोक द्विवेदी, थोड़ा सा स्पष्ट करो भाई इस मसले को। ये लंबे अरसे से चला आ रहा था, ये 2004 से शायद कोई सपना दिखाया गया पिछड़ों को, और ये 22 आ गया। भारत ने बड़ी तरक्कियां की, देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन पिछड़े कभी आगे नहीं बढ़ पाए। और ये मालूम भी था कि ये संभव नहीं है, जब तक इसको केंद्र के लिए नहीं भेजा जाएगा, वहां चर्चा नहीं होगी, वहां से कोई चीजें नहीं होंगी, तब तक नहीं। राज्य सरकार नहीं कर सकती इसे अपने स्तर पर। बावजूद इसके मुझे आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है, तो फिर से वॉल्यूम बढ़ाइए। जी आलोक भाई, अब ठीक आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी ठीक मिल रही है। थोड़ा समझाओ भाई इस मसले को। अब भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे बढ़कर पिछड़ों को साधने के लिए पूरी तैयारी में है, संभव हो पाएगा? देखिए, संभव तो कुछ भी, और हो सकता है संभव हो जाए, हो तो संभव ना भी हो। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि भाजपा के पीछे जो समूह समाज के नेता होते हैं, उनको जो भाजपा आगे बढ़ा रही है, वो किस तरह जाके निचले स्तर पर जाके काम करके अपने लोगों को इनके साथ जोड़ पाते हैं। आपने देखा होगा संगठन में जो भाजपा का जो मेन जो केंद्रीय नेतृत्व है, ऊपर जो टॉप 2 बॉडी है, उनमें सिर्फ 2 ब्राह्मण है, उनमें से खुद एक ही ब्राह्मण है जो सिर्फ जेपी नड्डा भी है, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, जो इनके दूसरा दल है। वहां पर आप देखो दूसरे संगठन में भी इनके दूसरा जो 2 टॉप प्रायोरिटी की है, केंद्रीय चुनाव समिति, और इनका जो दूसरा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो प्रधानमंत्री पद मुद्दा तय करती है, ठीक है। वहां पर सिर्फ जेपी नड्डा एक ही है जो ब्राह्मण पार्टी है, उसमें से आप देखेंगे तो 70% ब्राह्मण है और 3% लोग है। तो वहां पर सिर्फ टीचर यही था, इनको लाने का ताकि निचले सब जाकर जोड़े ये लोग। अब इससे कितना इनको सफलता मिलती है वो तो 2024 का वक्त ही बताएगा, हम देखेंगे कितने लोग जोड़ पाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि भाजपा ने काफी तक पिछड़ों के साथ जोड़ लिया है। इन्होंने छोटे छोटे दल के साथ गठबंधन किया है, उसका भी इनको लाभ मिला हुआ है। कुछ इनको नुकसान मिलेगा, जैसे इनको बिहार में नुकसान हुआ, नीतीश कुमार जा चुके हैं,
तो उससे इनको नुकसान ही होगा। लेकिन भाजपा का पिछड़ों पर फोकस है और भाजपा मुझे लगता है कहीं न कहीं जो दूसरे दल है, जैसे अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी है या बसपा है, इन सबका वोट बैंक जो है भाजपा के पास कुछ हद तक थोड़ा बहुत खींच पाए हैं। अच्छा, तो पिछड़ों में कई जातियां हैं, 50 जातियां हैं, उनमें कुछ जातियां जैसे यादव वगैरह हो गए, वो भाजपा के साथ ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम आप देखेंगे, मुस्लिम में कई कैटेगरी हैं, कुछ एससी जाते हैं, कुछ ओबीसी के, कुछ जनरल जाते हैं। तो जो बहुत ही लोअर कास्ट का जो मुस्लिम है, एससी है, उनमें कुछ परसेंट भाजपा और उसमें सीट ले रही है। और आगे भाजपा का प्लान है, तो आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा कि जो पसमानदा मुस्लिमों को फैलाया जाए, उससे भाजपा लगी हुई है और मुझे लगता है कि भाजपा कुछ तो सफलता प्राप्त करेगी। और भाजपा जितना और पिछड़ों ले जाएगी, उसका नुकसान सपा बसपा या जो दूसरे राज्यों में दूसरे ठीक है। अवधेश उपाध्याय, जनगणना कराने का भाजपा का मंशा है, अवधेश उपाध्याय, पिछड़ों को सम्मान देने का भाजपा का मंशा है। आशीष भाई, अब आपके पास आऊंगा, आपको समझ मिलेगा। किस प्रकार आशीष भाई बीच में नहीं, सरकार पूरे बीच में नहीं भाई, अरे आशीष जी बीच में नहीं। अवधेश उपाध्याय, किया जाए, ये माना जाए इस बार कल्याण हो जाएगा पिछड़ों का भाई। कभी भी आज तक भाजपा ने जो कहा है आपने देखा होगा, पिछली बार पिछले साल ही जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्विस्तार हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आपको पता है, सबको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो जात पाती राजनीति से उठकर राजनीति करती है, उसके लिए केवल राष्ट्र सर्वोपरि ही है। जो सबको राजनीति कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो बलिदानी जैसे लोग जो है, जिस पार्टी के प्रवक्ता है, इनका यही नहीं पता होता कि ये किस तरफ लड़ेंगे, बेटी के लड़ते हैं आज इसके साथ तो कल इसके साथ। देखिए, दो लाइन में आने के माध्यम से सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इनकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते और मानचित्र फड़काने से भूचाल नहीं आया करते। मोदी जैसा लाल हजारों सालों में पैदा होता है और नायक है ये सकल विश्व का दुश्मन बैठा होता है। ये बलिदानी जैसे लोग वही दुश्मन है जो ये साथ में बैठे हुए हैं, निकालने देश लूटने के लिए युवाओं के बनते हैं। आशीष भाई रुको भाई, किसी भी नेता ऐसे चर्चा नहीं होती। क्या किया, केवल उनका हक मानने के अलावा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आदेश, आशीष बलिदानी की आवाज बंद करो। आशीष बलिदानी, अरे भाई जब मौका मिलेगा तब आप बोलना, रुको अभी। देखिए, मैं सुनील जी, मैं वही कह रहा हूँ जो आज ये दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जब इनकी सरकार इस देश में थी तब इन्होंने ही हक मारा उनका। आप बताइए मुझे। अरे आप इस बार ये बताओ, कल्याण हो जाएगा नहीं हो जाएगा महाराज? भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनको जो है भारत में किसने दिया? कांग्रेस ने तो नहीं दिया ना, कांग्रेस भी 70 साल रही थी, उनको भारत रत्न मिला भारतीय जनता पार्टी आने के बाद। जो सम्मान पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो कभी पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। पहले केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, जात पात की राजनीति की जाती थी। विपक्षी ताकत का एकजुट हो रहा है। अभी ये माना जाए, मेरा मूल सवाल था कि क्या इन लोगों का कल्याण हो जाएगा, ऐसी उम्मीद ये लोग पाल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कल्याण उनका नहीं सबका होगा, पूरे देश का कल्याण होगा, ये मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश का कल्याण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू से एक ही रही है, राष्ट्र सर्वोपरि, और जिसकी विचारधारा ऐसी होती है उसको राष्ट्र ही दिखाई देता है, बाकी सब बात में है। ठीक, आशीष बलिदानी भाई, आप लोग कह रहे हो कि देश को लूटने का काम कर रही है बीजेपी। आलोक द्विवेदी जी, विपक्ष हर बार जो भी बाण छोड़ रहा है वो निशाने पर नहीं बैठ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर, बहुत मंथन के बाद जो भी चाल चल रही है वो सीधे तौर पर उस चाल को सफल करने में लगी हुई है। ये माना जा रहा है कि अब तक जो पिछड़ों को लेकर आंदोलन कर रही थी राजनीतिक पार्टियां, वो अब भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गई और पिछड़ों को साधने का काम भाजपा ने पूरी तरह से कर लिया। देखिए, पिछड़ों को साधने का काम अभी से नहीं चल रहा है, जब से मंडल कमंडल राजनीति शुरू हुई है तब से पिछड़ों को साधने का काम चल रहा है। जिस भी दल की सरकार है, चाहे सपा ने सरकार शासन किया यहाँ पर, चाहे बसपा ने शासन किया है या भाजपा शासन कर रही है, सबके नजर में पिछड़े रहते हैं। और उसका रीजन भी है क्योंकि लगभग 50% यहाँ पर पिछड़े रहते हैं, यूपी में पिछड़े हैं, ठीक है। इन सबको लाने की राजनीति जो है हर दल करता रहा है, इसमें कुछ से तो सफलता मिलती है, कुछ से तो सफलता नहीं मिलती है। अच्छा, इससे बहुत बड़ा खेल भी होता है
ये लोग कहते थे कि आप कौन पिछड़ी जाति से हमको स्कीम डाल रहे हैं। हमने देखा महाराष्ट्र में बस 17 जाति को नीचे डाल दिया था, स्कीम डाल दिया था, लेकिन जातियों का फैसला बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इनको तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। अरे भाई सिर्फ प्रॉपर प्लान होता है, अब उस तरीके से आइए, इसका नियम और कानून बना है, आप नियम कानून का पालन करते नहीं, आप सिर्फ बोल देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, न्यूज़पेपर खबरें छप जाती है, जो उस जाति के लोग हैं वो थोड़ा सा उत्साह में आते हैं, कुछ उत्साह में फिर ठंडा उनका उत्साह हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे लोग बचना चाहिए और कुछ कंक्रीट प्लान जो ओबीसी हैं उनको अपने लाना, कुछ कंक्रीट प्लान लाइए। आप सिर्फ ओबीसी के लेके आप एसटी के लाइए, आप जनरल कैटेगरी लाइए, सबके लाइए ना, आप मुख्यमंत्री सबके हैं, आपको सबका ध्यान रखना होगा। किसी खास विशेष जाति धर्म को टारगेट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। 1.5 करोड़ की आबादी यूपी की, आप 1.5 करोड़ लोगों के प्लान लाइए, सबसे लाइए। आशीष बलिदानी, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आपकी बारी है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम कर रही है, ये पिछड़ों का कभी सम्मान नहीं करती। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में शासन कर रही है। बिहार में भी कुछ दिनों पूर्व एनडीए का शासन था, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी। नीतीश जी ने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत गणना कराने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिरे से खारिज किया। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का, जिन्होंने अपने बिहार के पैसे से बिहार में जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, ताकि जो भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको वाजिब हक मिले, उन्हें सम्मान मिले और वो भी अग्रिम पंक्ति में आने का काम करे। अच्छा, वो भी 24 के हसरत पाले हुए हैं क्या? से सिर्फ जुमला कर रही है, उन्हें आम जनता आशीष के बलिदानी पिछड़ों से कोई मतलब नहीं रहा है। वो भी 24 की हसरत पाले हैं क्या? देखिए आज पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरा विपक्ष एकजुट होने का संकेत दे चुका है। वो भी टोली है नेता नीतीश कुमार, पूरे देश में माननीय नेता नीतीश कुमार जी एक साफ सुथरे छवि के, बेहतर संगठन करता, बेहतर नेतृत्व करता, इनके पास विजन है, ये जो बोलते हैं वो करते हैं, इनके पास कोई जुमला नहीं है। लेकिन अच्छा, लोग भरोसा कैसे करेंगे आशीष बलिदानी? आप लोगों पर ये बताओ, कभी आप उसकी गोद में बैठ जाते हो, कभी दूसरे की में बैठ जाते हो, कैसे भरोसा करेंगे भाई लोग? देखिए नीतीश कुमार नाम ही भरोसे का प्रतीक है। जब बिहार में जितने परिवर्तन हुए हैं, बिहार जिस प्रकार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार जी के हाथों में देश का कमान आता है तो देश भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। बहुत सही। अवधेश उपाध्याय सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा भाई, रफ्तार से बढ़ेगा देश, ध्यान आगे बढ़ रहा है, विपक्ष तैयार है अब पूरा। देखिए ये विपक्ष नहीं है सुनील जी, ये एक ठगों की टोली है जो इस ताक में बैठे हैं कि कब इन्हें लूटने को मिले, कब इन्हें ठगने को मिले देश। देखिए एक छोटी सी कहावत सुनाना चाहूंगा, एक गाँव करते हैं देश का खजाना तो खाने के। बलियान जी, मैं बीच में नहीं बोला था, कृपया करके आप शांत बैठे रहिए। दो पैंती के लोग होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि लग जाए। देश के भरोसा किसी बिहार की जनता को भी नहीं है, देश की जनता को भी नहीं है। आप चुप बैठिए, मैंने भी आशीष बलिदानी, आशीष बलिदानी बता रहा हूँ सुनील जी, भाई सुन तो लो, अवधेश जी सुन लो पहले। रहे थे वो 2 करोड़ रोजगार। अरे आशीष बलिदानी रुको, 2 करोड़ ठीक, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा ये बताइए। ठीक है भाई, पूछेंगे अभी, रुको उनसे पूछिए कि महंगाई कब रुकेगी। ठीक है आशीष बलिदानी, अपने समय को बोला करो भाई, जीतते नहीं। लुढ़क की हिम्मत या लुढ़कने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी अवधेश उपाध्याय या लुढ़कने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गान बजाने से नहीं होगा। अरे रुको भाई, आशीष बलिदानी जनता समझ चुकी है। अरे रुको महाराज, पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी है। ठीक है, ठीक, अच्छी बात। अवधेश ये बता, छोटा सा उसमें सारे लोग नकटे रहे, तो एक बंदा वहां पर नाक वाला आ गया जिसकी नाक थी बड़ी। अब सब जितने नकटे थे, नक्टों ने ये प्लान किया कि यार ये नाक वाला बंदा है, इसकी सब इज्जत करते हैं, हमें कोई देखता नहीं है, हम तो नकटे हैं। तो ये बताओ, उन्होंने पार्टी बनाया, अवधेश उपाध्याय कि नाक वाले का विरोध करने के लिए। अवधेश उपाध्याय रुको भाई, ये बताओ
ये आखिर ऐसी जरूरत आन क्या पड़ी? क्या अब तक पिछड़ों का कल्याण नहीं हुआ? और पिछड़ों का कल्याण आखिर आप लोग किस पैरामीटर पर करने जा रहे हो? क्या विशेष व्यवस्थाएं ऐसी जो ओबीसी वर्ग को मिल रही हैं, एससी वर्ग को जो चीजें मिल रही हैं, क्यों आखिर ऐसी जरूरत आन पड़ी भाजपा को कि अब ओबीसी वर्ग को एससी वर्ग में ले जाने की स्थिति बन गई? देखिए सुनील जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं बताऊं आपको, अभी आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारी पहले ही प्लानिंग थी पहले से। क्योंकि देखो पहले जो सरकारें थी आपने भी देखा होगा, इन्हें जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको कितना प्रताड़ित किया गया था, कितने लोगों को आप लोग तो बिहाइंड द कैमरा आप लोग आरक्षण के कभी पक्ष में नहीं रहे जी। देखिए अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समय है और ये लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं वोट लेने का। इन लोगों को गरीब जनता, आम जनता, अरे भाई वोट लेने का काम बलदारी जी आप जैसे लोग करते हैं, जो लालची होते हैं, सत्ता पाने के लिए लालच रहते हैं। आपका भरोसा ही नहीं होता, बिहार की जनता का भरोसा है उसको हमने तोड़ा है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठकर। आप आशीष बलिदानी भाई पहले जवाब तो आ जाने दो महाराज। दोनों के साथ हाथ मिलाया है, जो जानवरों को चारा तक खा गए। आशीष बलिदानी बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी भाई, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप शायद मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, थोड़ा रुको, धैर्य रखो, पूरा अवसर मिलेगा आपको जब रखना अपनी बात। अवधेश उपाध्याय जी। सुनील जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारा जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय सर्वोपरि की है। इसमें सभी लोग समान हैं, इसमें जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे अपना केंद्र सरकार। देखिए आप देखिए आयुष्मान योजना के तहत अब तक कम से कम 150 से अधिक जो लोगों को लाभ मिला है, लाभार्थियों को। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत 8,000 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो है गैस सिलेंडर का यूज कर रही है। अच्छा ये बताओ अवधेश उपाध्याय, गरीबों को क्या ऐसा नहीं मिलेगा, क्या ऐसी कोई आप लोग जनगणना नहीं करा अरे सकते? पहले इनको चुप करिए, आर्थिक स्थिति लोटे आ जाते कमजोर हैं, हो, लुढ़कने का शौक है इन्हें। इनको अवधेश उपाध्याय, लुढ़कने भाई, अवधेश उपाध्याय रुको भाई, आप भी लुढ़क पड़गी कर रहे हैं। रुको अवधेश उपाध्याय रुको, आप भी रुको। मैं ये कह रहा हूँ जवाब नहीं, आप लोग जो जातिगत गणना करा के और जो भी व्यवस्थाएं करा के आप ओबीसी को एससी में ले जा रहे हो, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग विशेष के लोग हो, उनकी एक गणना ऐसी भी करा लो जो लोग आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे पहले पहुंचे। जो लोग आज आर्थिक स्थिति इस हद तक खराब के अपने बच्चों को जहर खिला दे रहे हैं, मर जा रहे हैं, उन तक पहले सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। देखिए जो योजनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री जैसे आपका देखा होगा अन्य योजना है, वो सभी को मिल रही है। ये वो उन्हीं को मिल रही है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर। स्वनिधि योजना है, वो किसको मिल रही है? वो उन्हीं लोगों को मिल रही है सुनील जी जो कमजोर है, आर्थिक कमजोरी है जिनकी। जैसे कि जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सड़क किनारे अपनी सब्जी बेचते हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, उनको स्वनिधि योजना के तहत जो है उनको 10,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये जो है ये उन्हीं के लिए किया जा रहा है जो आर्थिक कमजोरी से ग्रस्त है। लेकिन पहले जो सरकारें थी आपने देखा, इसने कुछ किया, केवल ये जात पात की राजनीति करते थे और उनके लिए भी कुछ नहीं करते थे। ठीक, केवल तुष्टिकरण की राजनीति करना इन्होंने सीखा। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से पूरे देश का सर्वांगीण चारोमुखी विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है। ठीक धर्म का हुआ है, सभी धर्मों का, सभी जात का हुआ है। अच्छी बात अवधेश जी, अच्छी बात। ये जो बोल रहे हैं आलोक द्विवेदी कि योजनाएं बना रहे हैं, 100 लोगों में से कौन सा योजना? उज्ज्वला योजना। अगर 60 लोगों तक भी, है, अगर 70 लोगों तक भी अगर लाभ पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि भाई वाकई में सरकार ने काम किया। नहीं है क्या अवधेश जी जो कह रहे हैं कि 100% लोगों को लाभ मिल रहा है, इत्तेफाक रखते हैं धरातल पर आप? देखिए 100% लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, और जो जिनका थोड़ी पहुंच होती है, जिनको थोड़ा आसानी हो जाती है, उनको लाभ मिल जाता है। लेकिन 100% लाभ तो नहीं मिल रहा है। मैं अवधेश जी बात से सहमत हूँ, 100% लोगों को लाभ मिल रहा है। उससे सरकार को बहुत अधिक काम करना होगा, बहुत आगे जाना होगा, तब 100% लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। और जो लाभ पहुंचा इनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उससे करप्शन ना हो। ऐसा ना हो कि 100 रुपए का लाभ हो रहा तो 20 रुपए उसके जेब से जा रहा हो, तो क्या मतलब हो जाएगा? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आप गरीब को राशन भी दे रहे हो ना, फ्री राशन, आपने 5 किलो प्रति परिवार या प्रति यूनिट रखा, उस राशन में भी काला बाजारी हो रही है। उस राशन को भी वो पूरे तरीके से राशन माफिया पहुंचने नहीं दे रहे गरीबों तक।
5 किलो की जगह वहीं 3.5-4 किलो ही मिल रहा है। कई बार लोगों ने हमसे शिकायत भी की कि भैया राशन माफिया हैं ये लोग, राशन देते ही नहीं, बताओ 5 किलो सरकार भेजती है, 4 किलो ही मिलता है। ये स्थिति है। अवधेश जी, इन तस्वीरों को, इन जमीनी हकीकतों को समझो तो शायद जनता में आपको इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत ना पड़े, जनता वैसे ही आप लोगों को गले लगाएगी। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश उपाध्याय आपका, आशीष बलिदानी, आलोक द्विवेदी आपका भी बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो सरकार एक नई इबारत लिखने जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लिए केंद्र सरकार के लिए ओबीसी वर्ग को एससी में शामिल करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि ये व्यवस्था 24 से पहले लागू हो पाएगी उत्तर प्रदेश में या नहीं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अंदाज सरल, तेवर तीखे, 24 साल पुराना आपका भरोसा अब भारत 24 के साथ। एसोसिएट पार्टनर्स है। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। पंजाब में चुनाव से पहले जब हम लोगों के बीच जाते थे तो लोग हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते थे कि क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मॉडल सेहत क्रांति मोहल्ला क्लिनिक के रूप में जो आई है, क्या वो पंजाब में आ सकती है? तो हम उनको गारंटी देते थे, उनके साथ वादा करते थे कि बिल्कुल आप आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाइए, अरविंद केजरीवाल मॉडल सेहत क्रांति मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक के रूप में पंजाब में जरूर आएगी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 15 अगस्त को हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक वो पंजाब को समर्पित किए। इन आम आदमी क्लिनिक्स में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट फ्री हैं। तो लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि उनके घर के आसपास उनकी बीमारियों का इलाज होने लगा है और दवाइयां फ्री हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार ऐसे ही हजारों मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाएगी ताकि अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई वाली सेहत क्रांति पंजाब में हम लोगों तक पहुंचा सकें। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। भाजपा ने 44 जिला पंचायत सदस्यों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने भी 44 और बसपा ने 27 जिला पंचायत सदस्यों